तो साथी लास्ट क्लास में हमने बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल में अपर बाउंड और लोअर बाउंड के केसेस डिस्कस किए थे और ये भी देखा था कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड का इंटीग्रल इनइक्वालिटीज में काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट। और हमने देखा था जो एक्चुअल एरिया होता है दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू लोअर बाउंड एंड स्मॉलर देन इक्वल टू अपर बाउंड। लोअर बाउंड का मतलब है जो नीचे नीचे से हमने स्ट्रिप्स बनाई थी, बेसिकली उन सारी स्ट्रिप्स के एरिया का सम, और अपर बाउंड का मतलब जो जस्ट उस कर्व से ऊपर हमने रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स बनाई थी उनके एरिया का सम। तो अब बच्चे फटाफट हम डेफिनेट की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो भाई, ये वाली बात हम सबको बहुत अच्छे से पता है या पता होनी चाहिए ऑफ कोर्स कि इंटीग्रल 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 a टू b fx dx, तो ये बात लिख लेते हैं, आज इस पे चर्चा बहुत ज्यादा होने वाली है। एफ बी माइनस एफ ए। तो ये बात लिखने से पहले हमें कुछ बातें और यहाँ पे समझ लेनी चाहिए। वैसे दिस इज वेरी फेमस थ्योरम, दिस इज आल्सो नोन एज फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, राइट। तो बच्चे इस स्टेटमेंट को लिखते ही दो बातें हमें साथ ही साथ यहाँ कर देनी चाहिए। पहली बात कि जो एफ एक्स फंक्शन है that should be continuous that should be continuous that should be continuous in close interval a to b, right। और अगर हम दूसरी बात यहां लगे हाथ करें तो ये फंक्शन fx जो भी है ये डिफरेंशिएबल फंक्शन भी ऑफ कोर्स होना चाहिए, राइट। ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए ए बी में, और ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन भी होना चाहिए। डिफरेंशिएबल फंक्शन भी होना चाहिए, राइट। तो this is first fundamental theorem of integral calculus, and of course it is very important theorem। जरा इसके कुछ इंपॉर्टेंट रोल और पहलू को देखते हैं। अच्छा, सवाल ये है, यहीं पे मैं डिस्कस कर देता हूं, अगर फंक्शन इन बातों को फॉलो ना करे, ए बी इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस ना हो, तो हम क्या करेंगे। सो लेट अस सी। मैं यहाँ पे ग्राफ कंसिडर कर लेता हूँ जो कि ए बी इंटरवल में बच्चे डिसकॉन्टिन्यूअस है। देन व्हाट यू शुड डू टू कैलकुलेट एरिया। अच्छा, मैं इस पिक्चर को दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि ये एरिया बतलाता है क्या बतलाता है। यस, ऑफ कोर्स यू नो कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स का मतलब आप एफ एक्स और एक्स एक्सिस के बीच में ए से बी के बीच में बाउंडेड एरिया निकाल रहे हैं। बस फर्क इतना है, जब आप एरिया वर्ड यूज करते हैं उसमें साइन हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, आप हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। बट इस केस में अगर एक्सिस के ऊपर स्ट्रिप्स जा रही हैं तो एरिया दैट विल बी पॉजिटिव, और अगर नीचे आ रही हैं तो निगेटिव होगा, राइट। तो बच्चे यहाँ पे मैं ये वाला एग्जांपल लेता हूं, अगर बीच में कोई भी डिसकंटिन्यूटी आ जाए। ऑफ कोर्स दिस इज नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन। तो बच्चे आपको ये वाली बात ऐसे कुछ यूज करनी चाहिए। अब पहले ए से सी के बीच में फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस यूज करेंगे, और उसके बाद लाल आप ये थ्योरम यूज करेंगे यहाँ पे सी से बी के लिए। मतलब आपको अपनी जो इंटीग्रल है वो ब्रेक कर लेनी चाहिए। इस केस में जो ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, जो ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, क्या ऐसे एफ बी माइनस एफ ए लिखेंगे भाई, ये कोई और फंक्शन, बिकॉज दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन, ये कुछ और फंक्शन हो गया। सो यू कैन नॉट राइट हियर कैपिटल एफ एक्स राइट लाइक दिस। जैसे यहाँ पे एफ बी माइनस एफ ए आपने लिखा था, वैसा आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका इसका प्रीमिटिव कुछ और होगा, इसका प्रीमिटिव कुछ और होगा। जैसे मैं कहूँ कि ग्राफ के एक सेगमेंट में, जैसे मैं एक बहुत बेसिक एग्जांपल दूं, एक एग्जांपल यहाँ पे लिख ही लेते हैं फटाफट से।
सपोज हमें ये इंटीग्रेट करना है, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो ये बहुत ही सीधी थ्योरम है, राइट। तो देखो, जैसे मैं आपसे कहूँ मेरे पास नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन है 0 से 1 में, इट इज बेसिकली x इक्वल टू 1 इन 0 to 1, एंड फ्रॉम 1 ऑनवर्ड कुछ और ये फंक्शन आ रहे हैं, राइट। लेट्स सपोज दिस इज 3 minus x, और बच्चे हमें बाउंडेड एरिया लिखना है यहाँ पे, तो 0 से 1, ये बच्चे x है और आप 1 के बाद चल रहे हैं, राइट। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये ओवरऑल फंक्शन है, तो आप ये देख सकते हैं, आप 0 से 1 में x को इंटीग्रेट कर रहे हैं, 3 minus x को आप 1 से 2 में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो बेसिकली जो एक्चुअल एरिया था, जो आप 0 से 2 इंटीग्रल था fx dx, अगर मैं इस ओवरऑल फंक्शन को fx मान लूं, तो इसको मैं दो पार्ट्स में इंटीग्रेट कर रहा हूं, x dx प्लस 1 से 2 3 minus x dx। तो मुझे नहीं लगता ये मुझे सॉल्व करने की जरूरत है, आप इसे बहुत प्यार से कर सकते हैं। ऑफ कोर्स दिस इज अ रेक्टेंगुलर सेक्शन, तो रेक्टेंगल का एरिया तुम्हें बहुत ही प्यार से मिल जाएगा। आप ऐसे ज्योमेट्रिकल लॉजिक का यहाँ यूज कर सकते हैं, आप यहाँ इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। सो दिस इज 1 divided by 2, और ये बच्चे एक ट्रिपीजियम का सेक्शन नजर आ रहा है तुम्हें, तो जिसमें आपको ये टोटल हाइट 2 नजर आ रही है, और ये जब 2 पुट करते हैं 1 नजर आ रही है, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट करते तो यहाँ पे 3 divided by 2 आता, अगर आप दोनों को ऐड करते तो 2 आ जाता, राइट। अच्छा, अगर आप इंटीग्रेट करते तो x square by 2 आ रहा है, and basically what you have to do, you have to simply put the limit from 0 to 1, and you have to integrate this one, so this is basically 3x, and limit is from 1 to 2, so 3x यानी 6 minus 3, basically this is 3, और यहाँ पे x square by 2 आएगा, so minus x square by 2, limit is from 1 to 2, तो अगर आप यहाँ पुट करते हैं तो 1 by 2 प्लस 3 माइनस 4 minus 1 यानी माइनस 3 by 2। तो आप सॉल्व करिए, यहां से भी आपको आंसर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो आप देख सकते हैं जहां भी डिसकंटिन्यूटी आएगी, बेसिकली यू शुड ब्रेक लिमिट एट दैट पॉइंट, राइट। आगे चलते हैं, अगर फंक्शन में कोई भी शार्प एज या फिर कॉर्नर पॉइंट आता है, तो अगेन व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली यू हैव टू ब्रेक लिमिट एट दैट पॉइंट वेयर देयर इज कॉर्नर इन द ग्राफ, या जिस पॉइंट पे आप फंक्शन कहे तो बोल रहे हैं नॉन डिफरेंशिएबल, वहां पे बच्चे तुम्हें ग्राफ को ब्रेक कर लेना चाहिए, लाइक दिस, सपोज ऐसा कुछ। अब अगर मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट करूं फ्रॉम a टू b, और ये बीच में जो कॉर्नर आ रहा है वो c पे आ रहा है, और ये पूरा मेरा फंक्शन क्या है, fx। तो बच्चे यहां पे इंटीग्रल a से b fx dx हम कैसे लिखेंगे, a से c जाएंगे, राइट, क्योंकि आप सीधे पूरे ओवरऑल फंक्शन का यू कैन नॉट राइट एंटी डेरिवेटिव डायरेक्टली, राइट। तो बच्चे यहाँ पे आप a से c में इसको ब्रेक करेंगे। तो अब मैं आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाला हूं, प्लस इंटीग्रल c टू b, इस तरीके से आप ब्रेक कर लेंगे। तो इस पे भी हम कुछ सवाल देख सकते हैं, जैसे मैं आपसे कहूं, बेसिकली मैं इसे इंटीग्रेट कर रहा, तो मैं कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करूंगा, प्रेफर नहीं कर रहा हूं अभी, बट आपको कैलकुलेटिव सवाल करने चाहिए। 1 से 3 मैग्नीट्यूड ऑफ 2 raised to the power x minus 4 dx, you can see its the critical point is x equal to 2, so 1 से 2 में मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी निगेटिव है, तो मॉड उसे पॉजिटिव करने के लिए एक माइनस से मल्टीप्लाई कर देगा मेरे लाल, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं लिमिट को ब्रेक कर रहा हूं, जहां पे नॉन डिफरेंशियबिलिटी इन्वॉल्व है, राइट, dx, and from 2 to 3, from 2 to 3, basically you should write 2 raised to the power x minus 4, why, because from 2 onward 2 raised to the power x minus 4 is positive, तो मॉडुलस इसको एज इट इज लीव कर देगा, जाने देगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो बच्चे अब इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं,
यानी -2 पे पावर x dx, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं सो इट विल बी 2 रेज टू द पावर x अपॉन ln 2, limit is from 1 to 2, and this is 2 raised to the power x upon ln 2, limit is from 2 to 3, और यहाँ पे बच्चे +4x dx आ रहे हैं, तो यानी अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता तो 8 - 4 सिंपली यहाँ से +4 आया, राइट, यहाँ से +4 आया, और यहाँ -4x आएगा तो -12 - 8 यानी -4। ये सब तो भाई कट कुट गए, ये उड़ गए बच्चे। अब ये सॉल्व करना है तो आप यहाँ पे लिमिट वगैरह पुट कर सकते हैं। तो बच्चे -2 का स्क्वायर 4, 4 - 2 2, तो 2 डिवाइडेड बाई ln 2 प्लस 2 क्यूब इज 8, 2 स्क्वायर इज 4, 8 - 4 इज 4। तो ओवरऑल आंसर कितना है? 2 डिवाइडेड बाई ln 2। आगे चलते हैं, इस पे थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड सवाल भी लगा सकते हैं, इसमें कुछ ज्योमेट्री का यूज कर पाए। जैसे मैं आपसे सवाल कहूं कि भाई ये करना मेरे को इंटीग्रल 0 to 4, सिंपली ऐसा कुछ सवाल है, मॉडुलस x प्लस मॉडुलस x - 1 प्लस मॉडुलस x - 3, even I can write here 10 7 to 8 or 10 modulus also, तब भी ये बहुत ही आसान सवाल लगा, because in such type of graphs there are lot of symmetry। तो बच्चे अगर आप इस फंक्शन को प्लॉट करते हैं तो इसका मिनिमा कहाँ पे आएगा? x बराबर 1 पे। ये सब बातें मैं ग्राफ में बहुत प्यार प्यार से करवाता हूँ। तो साथ ही यहाँ पे x बराबर 1 पे क्या आ रहा है? मिनिमा आ रहा है। मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ फटाफट से। तो आप सारे क्रिटिकल पॉइंट लिख लो। 0 क्रिटिकल पॉइंट है, ऑफ कोर्स 1 क्रिटिकल पॉइंट है, एंड 3 इज आल्सो क्रिटिकल पॉइंट। और अब इसका मैं ग्राफ बना देता हूँ। तो यहाँ से अपने मिनिमा पे आएगा, फिर बच्चे 3 से बढ़ता हुआ इधर आएगा, फिर इसके बाद ये और ज्यादा बढ़ जाएगा। दिस इज ग्राफ, कुछ ऐसा इसका ग्राफ नजर आएगा। और लाल आपको कहां तक चलना है? आपको चलना है 4 तक। मैं 4 को यहां बना देता हूं, मैं 4 को यहां बना देता हूं। अब आप बेसिकली जो इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आपको सिंपली ये वाला एरिया कंप्यूट करना है बच्चे। नाउ यू कैन सी हियर, आप बच्चे यहाँ स्टार्टिंग में बेसिकली एक ट्रिपीजियम का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। सो x बराबर 0 पे आप फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे आप x बराबर 0 पुट करेंगे, इट इज बेसिकली 4, और बच्चे 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 1 पे इसकी वैल्यू 3 आ रही है, इट इज 3। आप इसमें 3 पुट करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा? 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे 3 पुट करते ही ये तो खत्म ही हो गया। 3 to 5, यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। और अगर मैं 4 पुट करता यहाँ पे तो 4 4 3 7 1 8, तो बच्चे यहाँ पे 8 आ गया। अब आपको एरिया इस सेगमेंट का लिखना है, तो बच्चे इस सेगमेंट का एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, यानी 7 डिवाइडेड बाय 2 आता। अगर मैं इसका एरिया निकालता तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड यानी 5 3 8 2 जा 16 बाय 2, तो बच्चे यहाँ पे 16 बाय 2 आ जाता। और अगर मैं इसके एरिया की बात करता तो सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट यानी 13 डिवाइडेड बाय 2 आ जाता। अब बच्चे सबको ऐड कर लिए, 16 और 7 22 और 13, ये हो जाएगा 35। 35 डिवाइडेड बाई 2, अगर मैंने सही कैलकुलेशन किया तो ये आंसर होना चाहिए, यानी 17.5। तो आप यहाँ पे ज्योमेट्री यूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या बतलाने की कोशिश करी बेसिकली कि अगर ग्राफ में डिसकंटिन्यूटी या नॉन डिफरेंशियबिलिटी के पॉइंट्स आते हैं, देन यू शुड ब्रेक ग्राफ एट दैट पॉइंट, और लिमिट भी आपको तोड़ लेनी चाहिए। सॉरी, नॉट ब्रेक द ग्राफ, आपको लिमिट वहां पे ब्रेक कर देनी चाहिए, राइट। चलिए, तो अब एक स्टेटमेंट यहां लिखते हैं। देखिए यहां पे स्टेटमेंट जो मेरे शब्द हैं वो ऐसे कुछ हैं कि अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ नजर आए, इफ a टू b fx dx, अगर मैं ऐसा लिखूं, ये बराबर है a टू c fx dx प्लस c टू b fx dx, तो क्या इससे ये बात सिद्ध होती है कि जो c होगा
वो ए से बी के बीच का होना चाहिए। लगता तो यही भाई, लेकिन ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत। अगर सी ए से बी के बीच में है, इसका रिवर्स इम्प्लीकेशन इज करेक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट ऊपर वाला इम्प्लीकेशन गलत है। ये वाली बात सही है, बट ये वाली बात सही नहीं। सी ए बी के बाहर भी हो सकता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले एक बात मैं यहाँ पे डिस्कस कर देना चाहता हूं। अगर मैं आपसे कहूं इंटीग्रल, ये इंटीग्रेशन और सिग्मा में बहुत बड़ा अंतर होता है। इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, अगर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में साइन चेंज करते हैं इंटीग्रेशन का, तो पूरी वैल्यू निगेटिव हो जाती है। यानी ए से बी अगर आप जा रहे हैं, ए से बी अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं इन दिस वे, मैं यहाँ पे अगर एक ग्राफ कंसिडर करके बतलाना चाहूं कुछ इस तरीके से, ये मैंने एक ग्राफ ले लिया बच्चे यहाँ पे। अब अगर मैं ए से बी की तरफ जाऊं, तो जो एरिया आएगा, अगर मैं बी से ए की तरफ आता हूं तो उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। वैसे भी आप फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस एफ बी माइनस एफ ए वाले फंडे से देख भी सकते हैं, राइट। अच्छा, ये चीज आपको कहाँ नहीं मिलती थी? सिग्मा में नहीं मिलती है। अगर आपसे कोई कहे कि आप सिग्मा ये ऐड कर रहे हैं, सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू n ऐड कर रहे हैं बच्चे, और आप सिग्मा आर इक्वल टू n से 1 की तरफ जा रहे हैं, तो ये बराबर होते हैं, बट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता है। अगर आप सिग्मा नोटेशन में, मैं रिकमेंड करूंगा आप सिग्मा नोटेशन पे जाइए, उसी से ये बात प्रूफ करने की कोशिश करिए कि यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेशन का डायरेक्शन इधर से इधर ले आता हूं तो साइन क्यों चेंज हो जाता है, बाहर माइनस क्यों आ जाता है, राइट। खैर, ये आपका अपना काम है, होमवर्क है, हालांकि आप इसे फील कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब बच्चे ये बात गलत क्यों हो रही है, इसको प्रूफ करने के लिए मैं सी को ए बी के बाहर ले लेता हूं। तो बच्चे ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और मैं ऐसा कुछ ग्राफ बनाऊंगा जिसमें सी जो भी है, कोई भी ग्राफ में ले लेता हूं। ये मैंने ऐसा कुछ लिया। अब देखिए लाल, यहाँ पे अगर मैं ए लेता हूं, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, और ये मेरे पास सी है, ठीक। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास सी है। ना, अगर मैं यहाँ लिखूं इंटीग्रल ए टू बी, भाई हमें यही प्रूफ करना है कि अगर मैं ऐसा लिखता हूं इंटीग्रल ए टू बी, अगर मैं ऐसा लिखता हूं इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, अगर मैं ऐसा लिखता हूं इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, और ये वैल्यू अगर इंटीग्रल ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल बी टू सी एफ एक्स डी एक्स के बराबर है, सॉरी सी टू बी एफ एक्स डी एक्स के बराबर है, तो सी जो भी है, तो सी जो भी है वो ए बी के बीच में आएगा। ये बात गलत है, राइट। मतलब यही हमें प्रूफ करनी जरूरी नहीं है ऐसा। तो देखिए, यहीं पे मैं इंटीग्रेशन का डायरेक्शन चेंज कर दूं बच्चे। ये क्या लिखा हुआ है, ए से सी एफ एक्स डी एक्स। अच्छा, अगर मैं चेंज करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस बी से सी बन जाएगा। अब शायद आप फील कर पा रहे होंगे, ये वैल्यू तो भाई ए से बी एफ एक्स डी एक्स के बराबर ही होगी, क्योंकि आप इस एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर दे रहे हैं, राइट। यहाँ अगर आप इसको फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस से सॉल्व भी करें, तो आपको यहाँ मिलेगा एफ सी माइनस एफ ए, और बच्चे उसमें से आप माइनस कर रहे हैं माइनस एफ सी माइनस एफ बी। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए, राइट। तो ये बात हमने प्रूफ कर दी भाई, सी पॉइंट बाहर भी जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये बात आप फील कर पा गए। तो यानी भाई अगर सी ए से बी के बीच में, ऑफ कोर्स यू कैन राइट दिस वन, बट अगर ऐसा लिखा है तो इट इज नॉट मैंडेटरी कि सी ए से बी के बीच में रहेगा, ठीक है। ये बात गलत हो जाएगी। चलिए भाई, गलत हो सकती है। अब बच्चे अगले स्टेटमेंट पे आते हैं। अगेन ये बात मैं यहाँ पे या थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर लेते हैं, एक सवाल कर लेते हैं।
तो भाई इंटरटेनमेंट के लिए मुझे सवाल तो ये मिला 1 से 2 1 अपॉन 1 प्लस ई रेज टू दी पावर x का बॉक्स d ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ई पे पावर फ्रैक्शनल पार्ट x। तो बच्चे आपको ये बात तो पता है कि 1 प्लस ई रेज टू दी पावर जो x है 1 प्लस ई रेज टू दी पावर जो x है दैट विल बी ग्रेटर देन 1। तो जो इसका रेसिप्रोकल होगा, जो इसका साथी रेसिप्रोकल होगा दैट विल बी स्मॉलर देन 1। तो बच्चे जो इसका बॉक्स आएगा 1 अपॉन वो किधर गया, वो 0 हो गया। अब साथी आप 0 को इंटीग्रेट करें, भाई सवाल में मेरे पास लिखने के लिए कुछ है ही नहीं है, किसी चीज के रिस्पेक्ट में कर रहे हो डी ऑफ समथिंग, तो इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, दैट विल बी ए कांस्टेंट फ्रॉम 1 to 2। ठीक है, मतलब 0 का जो प्रीमिटिव होगा एंटी डेरिवेटिव दैट इज कांस्टेंट, और लिमिट पुट कर दिया 1 से 2, तो 2 पे कांस्टेंट की वैल्यू अगेन के ही रहेगी, 1 पे भी के ही रहेगी, तो दैट इज 0। राइट, इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए साथी, तो ये वाली बात हो गई। एक और बात यहाँ पे कर लेते हैं लगे हाथ। अगर बच्चे अगर fx कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, इफ fx इज कॉन्टिन्यूअस, इफ fx इज कॉन्टिन्यूअस in close interval a to b, if fx is continuous in close interval a to b, अगर fx क्लोज इंटरवल a से b में कॉन्टिन्यूअस है, and one more thing is given to you, that is integral a to b fx dx is 0। a से b इंटीग्रल fx dx is 0, ये बात भी आपको बतलाई गई है। तो बच्चे आप ये बात कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट at least one root in a to b, या ऐसे लिख लेते हैं, अच्छा देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन c। ठीक है, बात एक ही है, देयर एग्जिस्ट at least one c belongs to a to b such that f of c equals 0, such that f of c equals 0। अगर fx continuous function है तो there exists at least one c belongs to a to b such that f c equals 0। ये बात होनी चाहिए। अच्छा सवाल ये है, ऐसा क्यों होना चाहिए? ऑफ कोर्स अगर किसी भी इंटरवल में आप डेफिनेट इंटीग्रल को 0 कर रहे हैं तो कुछ आपके पास पॉजिटिव एरिया आया होगा, कुछ निगेटिव आया होगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ी बेईमानी करता हूँ, क्योंकि एरिया जो भी है हमेशा पॉजिटिव ही होता है, बट आपको मैंने बतला दिया पहले ही कि एक्सेस के ऊपर वाले को पॉजिटिव लेंगे, नीचे वाले को निगेटिव लेंगे। तो बच्चे यहाँ पे मैं कहता हूँ ऐसा कोई मेरे पास ग्राफ है, राइट? तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसको एक बार तो ऊपर जाना ही पड़ेगा भाई, तो कम से कम एक सी तो आएगा जहां पे 0 हो रहा है। अच्छा एटलीस्ट ही क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि भाई एक से ज्यादा तो बहुत सारे हो सकते हैं। देखो ये बहुत आसान सी बात है, एक बार इसे फील कर लेते हैं। फिर आता है कॉन्टिन्यूअस लेना जरूरी क्यों है, उस पर भी आ जाते हैं। अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं होता तो क्या होता, ये भी बात हमें पता होनी चाहिए। तो देखो बच्चे यहां से स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे, ये मान लिया ऐसे शुरू हुआ, ऐसे ऊपर गया, फिर ऐसे नीचे आया, और भी आप कई बार ले सकते हैं, बट मेक श्योर कि सारा कुछ कट जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि ये और ये अगर जोड़ लिया जाए तो इसको ये कट कर रहा है, ऐसा मैंने मान लिया, ऐसा ग्राफ रहा होगा। तो अगर आपके पास इंटीग्रल a से b fx dx 0 आ रहा है तो पक्की बात है कुछ पॉजिटिव और निगेटिव आए होंगे, तभी वो कैंसिल आउट हुआ, नहीं पूरी वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव आ जाती, राइट? अच्छा कॉन्टिन्यूअस कहना क्यों जरूरी है? क्योंकि जिस समय वो एक्सेस को क्रॉस कर रहा था, हो सकता है यहीं पे ब्रेक पॉइंट आता ग्राफ, तो बाउंडेड एरिया तो 0 ही आता, राइट? लेकिन f ऑफ c 0 नहीं हो रहा है अगर यहाँ पे ब्रेक आ जाता ग्राफ में। भाई अगर आप इसे
फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम से करते तो सी पे ब्रेक करते, ए से सी में इंटीग्रेट करते, सी से बी में, तो यहाँ पे एफ सी माइनस एफ ए आता। अब देखिए गौर करिए, एफ सी माइनस एफ ए आता पहला वाला, और दूसरा क्या था, एफ बी माइनस एफ सी आता। तो एफ बी माइनस एफ ए फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा, राइट। तो चलो भाई, ये पूरी बात अब आप फील कर ले गए। अब इस पे एक सवाल कर लेते हैं। जैसे मेरे पास ये सवाल दिया हुआ है, चलो ये हमें प्रूफ कर, क्या ये इस बात पे हम कमेंट कर सकते हैं? मैं वैसे ऑप्शंस लिख देता हूं, छोड़ो। 1 प्लस कॉस रेज टू दी पावर 8x ax square plus bx plus c dx if this integral is 0. If this integral is 0, then which of the following options is oblique or correct? तो पहला है ax square plus bx plus c has at least one root अच्छा, दूसरी बात देख लेते हैं यहाँ पे। 1 प्लस cos raised to the power 8x has at least one root in 1 to 2। तीसरी बात 1 प्लस cos पे पावर 8x ax square plus bx plus c has at least one root, has at least one root in 1 to 2। लास्ट कुछ भी लिख सकते हैं, देखो एटमोस्ट की बात करता नहीं, वैसे ऑप्शन में भी दिया होता है, तो एटमोस्ट वाला गलत ही होता, नॉन ऑफ दीज। देखो बच्चे, ये बहुत सीधा सवाल है। सबसे पहले आप देख लो, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, ये भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, दो कॉन्टिन्यूअस का प्रोडक्ट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, अब 1 प्लस कॉस पे पावर 8x की मैं बात करूं, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, और इसका रेंज 1 से 2 के बीच में होगा 1 प्लस कॉस पे पावर 8x का। तो अगर मैं बात करूं इस ओवरऑल फंक्शन में, अगर ये निगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है, किसका रोल होगा? इसी का रोल होगा, यही निगेटिव में ले जाएगा, यही पॉजिटिव में ले जाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ निगेटिव से पॉजिटिव में गया होगा, तो इसके पास कम से कम एक रूट होगा। इसमें तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव है, ये कभी एक्स एक्सिस के नीचे जा ही नहीं सकता है। और अगर मैं इसकी बात करूं बच्चे, हैज एट लीस्ट वन रूट इन 1 to 2, यस ऑफ कोर्स दिस इज करेक्ट, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव। इसमें एक क्वांटिटी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो कि निगेटिव से पॉजिटिव में जा रही है, तो इसको निगेटिव से पॉजिटिव में जाना पड़ेगा, इसके पास रूट होगा, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन सही हो गए। तो बच्चे इसमें फिलहाल इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।